नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अरुण कुमार अविनाश जी की लिखी हुई कहानी का भाग फर्स्ट। यह वॉशिंग मशीन मेरे मायके का है। नीरजा के स्वर में अहंकार का पुट था। चाची, ये क्या बोल रही हो आप? नीलू घबराकर बोली। सही कह रही हूँ। जिसे देखो वही मेरी चीजें इस्तेमाल कर रहा है, वो भी बेतुके अंदाज में। अगर चीज बिगड़ जाए तो कोई स्वीकार भी नहीं करता कि उसकी गलती से चीज खराब हुई है। नीरजा कटु स्वर में बोली। नीलू जो वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रही थी, चुपचाप उसमें से कपड़े निकालने लगी। नीलू पटना के एक रेजिडेंशियल स्कूल में कक्षा 8वीं की छात्रा थी। हर शनिवार की शाम वह कभी स्वयं तो कभी चाचा या भाई के साथ पटना से जहानाबाद आ जाती थी और रविवार की शाम की शटल ट्रेन पकड़कर वापस पटना लौट जाती थी। पटना से जहानाबाद आने में दो फायदे थे। सप्ताह भर के गंदे कपड़े घर पर धुलकर प्रेस हो जाते थे और वापसी में माँ इतना सूखा नाश्ता दे देती थी कि नीलू को बाजार की चीज़ें खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। वह या तो मेस का खाना खाती थी या माँ का दिया हुआ नाश्ता। इस तरह पूरा सप्ताह आराम से निकल जाता था। नीलू के पिता नंद किशोर मखदूमपुर ब्लॉक में लिपिक के पद पर कार्यरत थे। मखदूमपुर जहानाबाद से लगभग 20 किलोमीटर दूर था, जहां से वे रोज बस से आते जाते थे। नीलू का बड़ा भाई अभय था, जो पटना साइंस कॉलेज में इंटरमीडिएट का छात्र था। चाचा केशव सिंह पटना सचिवालय में सहायक के पद पर कार्यरत थे। संयुक्त परिवार था, सभी साथ में रहते थे। इसीलिए तेरा मेरे का कोई भाव ही नहीं था। जो चीज घर में था वह सबका था, सभी इस्तेमाल कर सकते थे और करते थे। पिछले सप्ताह भी नीलू ने इसी वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए थे। तब तो चाची ने मना नहीं किया था। नीलू 14 साल की थी, पर इतनी समझदार तो थी ही कि व्यवहार में फर्क समझ पाती। वह वॉशिंग मशीन से कपड़े वापस निकालकर बाल्टी में डाला और किचन में उसके लिए नाश्ता बना रही अपनी माँ के पास पहुंची। माँ, चाची को क्या हो गया? नीलू रुआंसे स्वर में बोली। क्या हुआ? नीलू ने दबी जबान में सारा किस्सा बयान कर दिया। प्रभा देवी सख्ते में आ गई, मगर बेटी के सामने संयम बरतना ही उचित समझकर बोली, तुम बाल्टी में कपड़े गला दो, मैं गुजिया तलने के बाद तुम्हारे कपड़े धो दूंगी। पर माँ, ना ना, रोना नहीं। वॉशिंग मशीन में वाकई में कोई दिक्कत होगी, तुम जाकर अपने स्कूल का होमवर्क वगैरह देखो, मैं तुम्हारा सभी काम कर दूंगी। प्रभा देवी ने नीलू को उसके कमरे में भेज तो दिया था, पर अब वह खुद ही ख्यालों की दुनिया में विचरने लगी थी। 4 दिन पहले ही अभय ने जब चाचा की बुलेट की चाबी मांगी थी, तब भी नीरजा ने ऐसा ही कटु वचन बोला था। यह बुलेट तुम्हारे चाचा की नहीं है, मेरे दहेज में आई है। जिस मकान में पूरा परिवार रह रहा था, वह स्वर्गीय ससुर कामता प्रसाद सिंह जी ने बनवाया था। 1500 स्क्वायर फुट में बना 2 मंजिला मकान इस तरह से बना हुआ था कि महज 2 दरवाजे बंद कर देने से घर 2 भाग में विभक्त हो जाता। एक मकान 2 मकान हो जाते। 2 परिवार राजी खुशी प्राइवेसी से रह सकते थे। ससुर जी ने जब मकान बनवाया था, तभी उनके मन में यह ख्याल आया था कि दोनों बेटे जब बंटवारा चाहेंगे तो बिना तोड़ फोड़ के आसानी से घर 2 भाग में बंट जाता। केशव और नीरजा की शादी हुए 5 साल होने वाले थे। एक 3 साल का छोटा बेटा भी था। नीरजा चाहती थी कि वह केशव के साथ पटना में रहे और अपने प्यारे बेटे को पटना के किसी बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ाए, पर केशव जहानाबाद छोड़ना नहीं चाहता था। कुछ तो उसे घर परिवार, दोस्त, रिश्तेदार अजीज थे और कुछ वह वास्तविकता से परिचित था। जहानाबाद में रहना खाना सब कुछ सस्ता था,
पटना जाते ही सबसे पहले किराए पर मकान लेना पड़ता। हर साल मकान बदलने पड़ते। पारिवारिक सुरक्षा के माहौल से निकलते ही दूसरी ओर समस्याएं उत्पन्न होती। बड़े शहर का बड़ा खर्च, और फिर बच्चा अभी 3 साल का ही तो हुआ था। ऐसे में अनावश्यक खर्च बढ़ाना उसे उचित नहीं लगता था। नीरजा का पटना के प्रति लगाव का एक कारण यह भी था कि उसका मायका पटना में था और उसके मायके वाले भी चाहते थे कि वह पटना में रहे। केशव को ससुराल के पास रहना भी ससुराल में रहने के समान लगता था। घर जमाई बनने वाली मना स्थिति में वह आना नहीं चाहता था। इसीलिए वह मकान का किराया जैसे गैर जरूरी खर्च गिनवाकर नीरजा को टाल रहा था। पिछले 2 महीने से नीरजा ने एक अलग राग अलापना शुरू कर दिया था। दरअसल शादी से पहले उसने पटना में रहते समय ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ था। प्रशिक्षण के दौरान सभी उसके काम की तारीफ करते थे और उसे भी लगता था कि वह एक बेहतरीन ब्यूटिशियन बन सकती है। पटना के अपेक्षाकृत जहानाबाद में ब्यूटिशियन हेतु ज़्यादा संभावना नहीं थी। इसीलिए खुद कमाऊंगी, मैं आत्मनिर्भर बनूंगी, मैं अपने खुद के पैरों पर खड़ी होऊंगी, मैं स्वावलंबी बनूंगी जैसे विचार उसके मन को कचोटते थे। माँ और बहन से भी जब इस सिलसिले में कभी बात होती तो वे भी नीरजा को पटना में रहने के लिए उकसाती रहती थी। एक तरह से खुद के बारे में सोचना, अतिरिक्त आय का साधन ढूंढना गलत भी नहीं था। पर जब वह पति को कन्विंस ना कर सकी, उसे पटना में रहने के लिए तैयार ना कर सकी, तो एक अलग जिद ठान बैठी थी। कहती थी क्यों ना घर के फ्रंट हिस्से में वह ब्यूटिशियन का काम करे, कुछ विज्ञापन के बोर्ड बनवा कर बिजली के खंभों पर या पेड़ पर लगवा दिया जाए। एक बार काम चल गया तो वह जहानाबाद में भी तरक्की कर सकती है। केशव इसके लिए भी तैयार नहीं हुआ था। उसकी कस्बाई सोच उसे पत्नी से काम करवाने की इजाज़त नहीं देता था। वैसे भी वह सचिवालय में इतना कमा लेता था कि उसे छोटी मोटी आमदनी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आखिर इसी नौकरी और आय के कारण ही तो ससुराल वालों ने मोटा दहेज देकर उससे अपनी बेटी का ब्याह करवाया था। रात हुई। भोजन के उपरांत घर का हर सदस्य बिस्तर के हवाले था। छुरी जब तरबूज पर चलती है तो छुरी को बहुत देर तक ध्यान ही नहीं रहता कि वह तरबूज के कितने अंदर तक सैर करके आई है। ये तो तरबूज को मालूम होता है कि छुरी ने उसे कितना अंदर तक काटा है, उसका मर्म तक घायल कर दिया है। नीरजा को तो ख्याल भी नहीं था कि आज उसने क्या से क्या कर दिया है, बल्कि वह तो खुश हो रही थी कि उसने अपने मायके से आई चीज पर अपना नियंत्रण कर लिया है। पर प्रभा देवी अंदर तक घायल थी। सास ससुर की मृत्यु सिर्फ 6 माह के अंतराल पर हो गई थी। पहले सास की मृत्यु हुई थी, फिर ससुर जी भी देवलोक गमन कर गए थे। ससुर की मृत्यु के समय केशव सिर्फ 15 साल का था। अवेशक, लाचार, अभी वह 10वीं भी पास नहीं किया था। प्रभा देवी ने केशव के लिए वह सब कुछ किया जो सास जीवित होती तो वह करती। भोजन, कपड़े, शिक्षा, यहाँ तक कि शौक भी, किसी चीज में कमी नहीं की। नंद किशोर जी ने भी कभी सोचा ही नहीं कि बेटे या छोटे भाई में क्या फर्क होता है। दोनों भाइयों में 10 वर्ष की आयु का अंतर था। जब केशव स्कूल जाना शुरू किया था तब नंद किशोर हाई स्कूल में थे। जब केशव हाई स्कूल में पहुंचा तब नंद किशोर कॉलेज पास आउट हो रहे थे। जब पिता की मृत्यु हुई नंद किशोर जी नौकरी करने लगे थे। केशव को भी बड़े भाई से इतना लगाव था कि जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वह पिता के बजाय बड़े भाई से अपेक्षा रखता था। नंद किशोर जी ने भी छोटे भाई की किसी भी अभिलाषा को
पूर्ण करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था। नंदकिशोर जी ने तकिए से सिर टिकाया ही था कि प्रभा देवी बोल पड़ी, मैं कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। क्या? कल मुझे किसी भी कीमत पर वॉशिंग मशीन चाहिए। है तो सही घर में। वह हमारा नहीं है, वह नीरजा का है, उसके मायके से मिला है, उसके दहेज का सामान है। और फिर प्रभा देवी शाम की घटना, इससे पहले बुलेट मोटरसाइकिल की घटना तथा कई अन्य घटनाओं का उल्लेख विस्तार से करने लगी। अंत में बोली, बुलेट के लिए तो मैं कुछ नहीं कहती, पर वॉशिंग मशीन बहुत ज़रूरी चीज़ है, उसके बिना घर में गुजारा नहीं चल सकता। आजकल हाथ से कपड़े धोने की आदत भी छूट चुकी है और नीरजा के टोकने के बावजूद उसके दहेज का वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल अगर मैं करूं तो घर में कलह पैदा करने का काम होगा। आखिर यह घुन मेरे घर में भी लग ही गया। नंदकिशोर जी ने गहरी सांस लेकर कहा। अगली सुबह रविवार का दिन होने के कारण घर में हर रोज की तरह भाग दौड़ नहीं थी। सभी आराम से उठे और दैनिक क्रियाओं के पश्चात नाश्ते के लिए बैठे। नंदकिशोर जी, केशव, अभय, नीलू और केशव का बेटा गोलू। नीरजा किचन में गरम गरम पूरियां निकाल रही थी और प्रभा देवी परोसने का काम कर रही थी। नंदकिशोर रात से ही परेशान थे, उनका रक्तचाप बढ़ा हुआ था। रात को दिमाग में मंडरा रहे विचारों ने उन्हें सोने नहीं दिया था। नाश्ता भी वह बेमन से ही कर रहे थे। नाश्ते के बाद उन्होंने केशव को अपने कमरे में बुलाया और बोले, बहुत जरूरी काम है, जल्दी आओ। जी भैया। कंकड़ बाग वाली जमीन की जो बातचीत चल रही थी उसका क्या हुआ? दरअसल पटना के कंकड़ बाग के इलाके में केशव को एक प्लॉट पसंद आ गया था। जमीन मालिक 1 करोड़ रुपए मांग रहा था। दोनों भाइयों ने तय किया था कि कुछ बचत से कुछ गांव की जमीन बेचकर कुछ लोन लेकर दोनों भाई उस जमीन को खरीद लेंगे, पर अभी तक सौदा तय नहीं हो पाया था। भैया, 90% बात तय हो गई है। मैं चाह रहा हूँ कि दबाव बनाकर रेट थोड़ा कम करवाया जाए, पर अभी वह मान नहीं रहा है। 1-2 लोगों से जो मेरे जान पहचान के हैं उनसे भी दबाव बनाने के लिए कहा है। अगर बात बन गई तो 10 लाख तक का फायदा हो जाएगा। मेरे हिसाब से इस सौदे को ड्रॉप कर दो। जी क्यों? केशव हैरानी मिश्रित स्वर में बोला। इसीलिए क्योंकि वह करोड़ रुपए से ऊपर का काम है। उसमें अगर मैंने इन्वेस्ट किया तो बच्चों के करियर पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा। नीलू भी 14 साल की हो गई है। 4-5 साल के बाद उसकी शादी भी करनी होगी। अभय भी अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर गया तो उसके लिए भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन और पढ़ाई का खर्चा होगा। वह सब मिलजुल कर हम लोग कर लेंगे ना भैया, केशव बोला। ऐसा नहीं होता। अपनी अर्थी अपने कांधे। मैं मेरे स्वार्थ के लिए आप लोगों को यूज नहीं कर सकता। वैसे भी पटना में इन्वेस्टमेंट मेरी चॉइस नहीं है। अगर आप वह ज़मीन खुद अकेले लेना चाहे तो ले सकते हैं। यह मेरे लिए संभव नहीं है। पर पहले घर के हालात अलग थे। पहले घर का हर चीज़ हर किसी का था, सबका था। जब घर में तेरे मेरे का भाव आता है तो सबको मेरा मेरा ही दिखने लगता है। और हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ। क्या? अवाक केशव के मुंह से निकला। माँ बाबूजी की मृत्यु के बाद बड़ा भाई होने के नाते मेरा आपके लिए, घर के लिए जो भी कर्तव्य था, मुझे लगता है मैंने बड़ी ही ईमानदारी से उसका निर्वहन किया था। आज आपके पास मुझसे अच्छी, बल्कि कहना चाहिए कि बहुत अच्छी नौकरी है। आपकी शादी भी हो गई है। आपका घर संसार बस चुका है। इसीलिए अब वक्त आ गया है कि आप लोग
मुझे दायित्व भार से मुक्त करे और दोनों भाई वृक्ष की अलग अलग शाखाओं की तरह अपना अलग अलग विकास करे, विस्तार करे। भैया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। इससे पहले कि तेरा मेरे के भाव से घर का माहौल खराब हो, रिश्तों में तल्खियां घुले, भाइयों में द्वेष या विषाद हो, हमें सौहार्दपूर्ण वातावरण में घर का बंटवारा कर लेना चाहिए। केशव जैसे जमीन पर गिरा हो। हमें किसी पंच, पंचायत या रिश्तेदारों को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। कोई गवाह, कोई मुंसिफ की भी जरूरत नहीं है। नीरजा से बोलिए कि जो चीज उसके मायके से आई थी, जो चीजें आप खरीद कर लाए थे, उन्हें अलग कर ले। बंटवारा सिर्फ उन चीजों का होगा जो माँ बाबूजी ने अपनी मृत्यु से पहले छोड़ा था। और मेरे मायके से जो आया था उसका क्या? प्रभा देवी, जो दरवाजे की आड़ में सब सुन रही थी, दखल अंदाज हुई। नंद किशोर जी की आंखें धधक उठी। क्रूर भाव से उन्होंने पत्नी की ओर देखा। होठों से जैसे फुफकार निकली हो। तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने कहा? प्रभा देवी सहम गई। जाओ यहाँ से, और बिना अनुमति भाइयों के बीच बोलने से पहले 1000 बार सोचना। प्रभा देवी उनकी आंखों के सामने से ओझल हो गई। नंद किशोर जी थोड़ी देर तक विचलित से रहे, फिर बोले, अगले शनिवार तक आप लोगों को क्या चाहिए तय कर लीजिएगा और सुविधा अनुसार अपने हिस्से में रख लीजिएगा। हाँ, तब तक यानी अगले शनिवार तक खाना सामूहिक बनेगा। इस बीच जो चीज जिसे खरीदनी हो, व्यवस्था करनी हो, कर ले। केशव, जो नीरजा की करतूतों से अनभिज्ञ था, उसके लिए हर चीज अप्रत्याशित थी। वह बड़े भाई से निवेदन करता रहा, मान मनुहार करता रहा, अपनी गलती पूछता रहा, उन भूलों के लिए भी माफी मांगता रहा जो उसे मालूम भी नहीं थी। परंतु नंद किशोर जी का स्पष्ट मत था कि एक न एक दिन जब बंटवारा होना ही है, तो किसी और दिन का इंतजार क्यों? आज मन मारकर समझौता कर भी लिया गया, तो यह समझौता कितने दिनों तक कायम रहेगा? नीरजा कब तक बर्दाश्त करेगी? फिर किसी न किसी दिन उसके मन में कुछ और आएगा, फिर कलह होगा। इसीलिए बेहतर यह था कि जो होना है इसी बार हो जाए। उस दिन घर में कई काम हुए। केशव ने कठोरता पूर्वक नीरजा से जवाब तलबी की तो बुलेट और वॉशिंग मशीन वाली बात भी सामने आई। केशव सिर पकड़कर बैठ गया और बोला, तुम्हें वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल दिखा, पर यह नहीं सोच पाई कि प्रभा भाभी ने सालों से मेरे कपड़े अपने हाथों से धोए हैं। वर्षों तक मुझे खाना पका पका कर खिलाया था, और आज तुम्हें बुलेट की पड़ी है। अरे, मोटरसाइकिल चलाना भी मैं भैया की बाइक से ही सीखा था। नीरजा पति की डांट खाकर भी खुश थी। उसका घमंड उसे संयुक्त परिवार के लाभ को समझने ही नहीं दे रहा था। वह तो बंटवारे को अपनी सफलता समझ रही थी। उसका पति कमाता ज्यादा था, उन लोगों पर अभी जिम्मेवारी भी कम थी। अब वह पति को पटना शिफ्ट करने के लिए उकसा सकती थी। अगर केशव अभी भी नहीं मानता तो वह जहानाबाद में ही घर के अगले हिस्से में ब्यूटी पार्लर खोल सकती थी। उसी शाम प्रभा देवी एक वॉशिंग मशीन और एक मिक्सर ग्राइंडर खरीद कर घर ले आई थी। नंद किशोर जी ने अपना फैसला सुना तो दिया था, पर सबसे ज्यादा व्यथित केशव था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। माता पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई भाभी ने उसे जिस तरह से रखा था, पाला था, वह उसे कभी भुलाया ना गया। बड़े भाई की मदद के बिना वह अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर सकता था। पटना के कोचिंग संस्थान में एडमिशन नहीं ले सकता था। यहाँ तक कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन भी नहीं कर पाता। जो भी व्यक्ति उन्हें या उनके परिवार को जानता था, हर कोई केशव को ही दोषी ठहराता।
एहसान फरामोश समझता। इसीलिए केशव ने तय किया कि जहानाबाद में रहकर बंटवारे की तोहमत झेलने से अच्छा है कि वह पटना की ओर कूच कर जाए। फिर वह समाज में कह सकता था कि प्रतिदिन के अप डाउन से उसे परेशानी हो रही थी। इसीलिए उसने पटना में ही रहने का निर्णय लिया है। अब एक ही घर में दो रसोई होने का कलंक भी नहीं लगना था। 7 के बजाय 5वें दिन ही केशव ने जहानाबाद छोड़ दिया। मकान दिलवाने में सालों ने व्यापक भूमिका निभाई थी। किराए का घर ससुराल के पास ही था। मन से वह बहुत आहत था। इसीलिए बंटवारे के लिए भी वह नंद किशोर जी को ही उत्तरदायी समझता था, जो औरतों की बातों में आकर घर का बंटवारा कर रहे थे। तो दोस्तों, क्या नंद किशोर जी और केशव का परिवार फिर से एक हो पाएगा? जानने के लिए इस कहानी का दूसरा भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।